मित्रों, आज मैं आपके साथ एक बड़े ही रोचक विषय पर बात करना चाहता हूं और वो है भावनाओं का समाजशास्त्र। प्राय विद्यार्थी और वो एकेडमिशियन जो अपने कैरियर की अर्ली शुरू की स्टेजेस में हैं, अपने वरिष्ठ सदस्यों से पूछते हैं कि कुछ नया टॉपिक बताइए, कुछ नई बात बताइए, जिससे कि मैं अपने शोध में कुछ नयापन ला सकूं या कोई पेपर लिख सकूं, जिसे अमेरिका के, यूरोप के अच्छे श्रेणी के जर्नल में छपा सकते। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि कुछ 21वीं शताब्दी के चिंतन की ऐसी बातें हैं जो अभी हमारे देश के समाजशास्त्रियों तक नहीं पहुंची, और मैं आपको एक ऐसी परंपरा, एक नई परंपरा, या मैं आपसे कहूं कि एक नई चिंतन पद्धति या समाजशास्त्र के उप क्षेत्र के बारे में जो कि अभी विकसित हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताऊं, और जिस आगे चल के आप अपने पीएचडी वर्क में या अपनी रिसर्च में इसके कुछ कंसेप्ट्स को, इसकी कुछ संकल्पनाओं, अवधारणाओं को प्रयोग में ला सकते हैं, और इससे आपके शोध कार्य में कुछ नयापन आ सकता है। तो आज का विषय है भावनाओं का समाजशास्त्र। मैंने सब स्लाइड्स भी हिंदी में बनाई है और मैं आपसे बातचीत भी हिंदी में कर रहा हूँ, और मैं पहली बार फेसबुक पे आपको एक लिंक भी भेजने वाला हूँ, जिससे कि आप इन स्लाइड्स को सेव कर सकते हैं और दोबारा अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन का टाइटल है 21वीं शताब्दी की समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियां। मैंने एक ब्रॉड टाइटल रखा, हो सकता है अगले वीडियोज में मैं कुछ और बातों को लूं। आज मैं जिस बात को ले रहा हूं वो है भावनाओं का समाज। मैं एक उक्ति से शुरू करना चाहता हूं। काफी समय पहले डेकार्ट ने यूरोप में एक बात कही थी कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं अस्तित्व में हूं। डेकार्ट के लिए सोच के तरीके, सोच की परंपराएं वो प्रमुख हैं, और मेरा होना या ना होना उन परंपराओं पर निर्भर। और ये बहुत ही उसकी उक्ति प्रचलित हुई। उसके बाद कुछ समय बाद एक नया दर्शन आया, विशेषकर दो विश्व युद्धों के बीच के समय में एक निराशा का वातावरण था, व्यक्तिवादी संस्कृति का जन्म हुआ, और बहुत सारी समस्याएं समाज के सामने खड़ी हो गई, व्यक्ति के सामने खड़ी हो गई, और वो युद्ध को समझना चाहता था, जीवन को समझना चाहता था, समाज के साथ अपने संबंधों को समझना चाहता था, मूल्यों पर देख रहा था। और तब इस नए चिंतन में एक बात आई जो सार्त्र ने कहा कि मैं अस्तित्व में हूं और इसीलिए सोचता हूं। उल्टा, डेकार्ट की बात का उल्टा, कि मैं अस्तित्व में हूं और सोचता हूं। सार्त्र की ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि मैं हूं, मेरा होना पहले है, मैं अस्तित्व में हूं, और उसके बाद मैं सोचता हूं, इसलिए अस्तित्व में हूं। मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं। मैं क्यों सोचता हूं? मैं अब और सोचना नहीं चाहता। तो अस्तित्व पहले, सोचना या ना सोचना, और निर्णय लेना, किस प्रकार के निर्णय लेना, ये बात। आज के परिवेश में जब मैं देखता हूं, आतंकवाद की घटनाएं हैं, और तरह तरह के नए नए प्रकार के अपराध हैं,
और हमारी अपने ही देश में पत्थरबाजी है, दंगे है, सांप्रदायिक दंगे हैं, आंदोलन हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, गरीबी के प्रति हमारी दृष्टि है, राज्य की दृष्टि है। तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि क्या हमारे लिए ये उक्ति और अधिक उचित साबित नहीं होती कि मैं जीवित हूं क्योंकि मुझ में भावुकता है। हम सब भावुक प्राणी हैं, भावनाशील प्राणी। मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है। उसका व्यवहार मात्र युक्ति संगति नहीं है, उसका व्यवहार उसकी भावनाओं पर भी निर्भर। अर्थात मेरे अंदर भावनाएं हैं और मुझ में जीने का भाव है। अब आप के मस्तिष्क में एक प्रश्न आ रहा है कि भावनाएं भावनाएं और समाजशास्त्र, भावनाएं तो मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय है, इसमें समाजशास्त्र कहां से आ गया? आपका प्रश्न स्वाभाविक है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि भावनाएं स्वयं में सामाजिक घटनाएं? अभी जून 2022 में लखनऊ में एक लड़के ने इसलिए अपनी मां को गोली मार दी क्योंकि वह उसको पबजी देखने पर डांटती थी। भावना की तो बात है, क्या इसमें समाजशास्त्रीय अवयव नहीं देखे जा सकते? क्या इसमें आपको सामाजिक कारण नहीं दिख रहे? नाभिकीय परिवार, वो कारण जिनकी बात समाजशास्त्री करते हैं, नाभिकीय परिवार, नगरीय जीवन, क्या ये घटना ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में हो सकती थी? बड़े संयुक्त परिवार में जिसमें आप हमेशा किसी ना किसी समूह या कुछ ना कुछ व्यक्तियों के साथ घिरे रहते हैं। ये नाभिकीय परिवार में हो सकती थी, नगरीय जीवन में हो सकती थी कि माँ ने डांटा। पहली बात तो पबजी वैश्वीकरण की देन है, और ये कंप्यूटर गेम या मोबाइल गेम जो चीन से आया है, प्रतिबंधित भी है। और ये वैश्वीकरण ये दिखाता है कि प्रतिबंधों की भी अपनी सीमा है, राष्ट्रीय प्रतिबंधों की अपनी सीमा है। भारत सरकार ने इस गेम को प्रतिबंधित किया हुआ है, फिर भी काफी पॉपुलर गेम है और काफी लड़के इस गेम को खेलते हैं। फिर नाभिकीय नगरीय परिवारों में वो संभावना है कि एक कमरे में उस लड़के की मां सो रही है, लड़का उत्तेजित है, उद्वेलित है, भावनापन्न है, गुस्से में है, और वो जाता है एक दूसरे कमरे में, जहां जो उसके पिताजी का कमरा है, वहां से वो रिवॉल्वर उठाता है, लोड करता है और जाके अपनी माँ के कमरे में जाके उसको गोली मारता है। ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। भारतीय समाज में माँ की भूमिका, माँ बेचारी, माँ की क्या गलती थी जब वो समझाती थी कि पबजी नहीं खेलना चाहिए? इससे चरित्र पर, भविष्य पर और उसकी दूसरी बातों पर, उसके अध्ययन पर, उसकी मानसिकता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और साथ में हिंसा के आधुनिक साधनों की उपलब्धता आदि आदि अनेक सामाजिक कारण, और परिणाम भी वो भी सामाजिक है। इस घटना के बाद सामाजिक दहशत, बहन और पिता पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जो जल्दी से, जो शायद सारा जीवन रहने वाले। उसकी माँ, उस लड़के की माँ, उस लड़के का क्या होगा ये तो एक बात, मुकदमा चलेगा, जेल जाएगा, फांसी होगी, क्या होगा। अगर 18 साल से कम उम्र का है तो सुधार गृह में जाएगा, जो भी है। उसके उस इस घटना की गहराई में जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि घटना के होने के पीछे सामाजिक कारण है और घटना के सामाजिक परिणाम भी है। इसका प्रभाव कानून पर है, मीडिया पे है, राज्य पे और अन्य परिवारों में माँ और पिता के आचरण, उनकी भूमिका, उनकी बच्चों के प्रति तैयारी, इन सब चीजों पर
प्रभाव पड़ने वाला। पहला सवाल ये आता है कि सैद्धांतिक रूप से भावनाएं समाजशास्त्री के लिए महत्वपूर्ण क्यों? तो मैं मित्रों आपसे ये कहना चाहता हूं कि भावनाएं एक चीज है, अनुभूति दूसरी चीज है। अनुभूतियों का संबंध हो या ना हो, लेकिन भावनाओं का संबंध तो समाज से है, और हमारे युक्ति संगत व्यवहार से भी है, और हमारे मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा है उससे भी है। परिभाषा के अनुसार भावनाएं जो हैं वो आखिर हैं क्या? अनुभूतियां ही तो हैं, लेकिन जिनमें इंद्रियों पर आधारित बोध, उनके संज्ञान का प्रकार, उस बोध का मूल्यांकन, उस पर ध्यान, मस्तिष्क की केंद्रितता, जैसे जैसे वह ध्यान चेतना के धरातल पर से प्रवाहित होता है, उसका परीक्षण और अंततोगत्वा इस सब का व्यवहार में प्रागट्यकरण सम्मिलित है। तो हमारी भावनाएं इन सब चीजों से जुड़ी हुई। भावनाओं में इंद्रियों पर आधारित बोध भी है, फीलिंग्स भी है, अनुभूतियां हैं, मेंटल प्रोसेसेस हैं, कॉग्निशन है, उसका इवेल्युएशन है, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन है, और एक कॉन्शसनेस के लेवल पर एक प्रवाह है, और उसका ऑब्जर्वेशन है, और फाइनली ये हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। इसलिए जो भी व्यवहार का अध्ययन करने वाले लोग, सोशियोलॉजिस्ट हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, सभी के लिए भावनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी मैं एक शोध पत्र पढ़ रहा था जिसमें भावनाओं का हमारे आर्थिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उसने एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट लगा के काफी कुछ लिखा, और उसने बताया कि जो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं या जो एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भावनाओं को क्यों ध्यान में रखना चाहिए, भावनाएं किस प्रकार से हमारे आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करती है। इनमें कुछ भावनाएं प्राथमिक हैं जो कि सारी दुनिया में पाई जाती हैं, और प्रायः पाई जाती हैं, और कुछ ऐसी संदर्भगत या ऐसी भावनाएं हैं जो कि एक संस्कृति में होती है, दूसरे में नहीं होती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जब भावनाओं की बातें आती है तो आप चिंता, गुस्सा या क्रोध या रोष या प्रेम या अच्छा लगना या बुरा लगना या सुख दुख, ये चीजें हैं जो आपके मन में आती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि टर्नर ने 2000 में विभिन्न संस्कृतियों में 200 भावनाओं का वर्गीकरण किया। उसने 200 प्रकार की भावनाएं बताई जो मनुष्यों के भीतर पाई जाती, कुछ प्राइमरी, कुछ सेकेंडरी, जैसे मैंने कहा कि भावनाएं सार्वभौमिक भी है और संस्कृति सापेक्ष भी। उदाहरण के तौर पे क्रोध सार्वभौमिक है, और आराम या ब्रह्मानंद विशिष्ट रूप से भारतीय भावना है। आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति इस्लाम में नहीं मिलेगी, जुडाइज्म में नहीं मिलेगी, क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेगी, अमेरिका में नहीं। आराम का कंसेप्ट आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, नीदरलैंड में नहीं मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा। कैसे हो, आराम से हैं, या राम रक्षा स्तोत्र में हम लोग कहते हैं कि राम का नाम क्या है, वो ऐसा आराम है जो कल्प वृक्ष ही हमको दे सकता है। ये संस्कृति सापेक्षिक भावना है। अब इस भावनाओं के महत्व को समझते हुए जब हम समाजशास्त्र या सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की दिशा में आते हैं तो पाते हैं कि
भावनाओं के समाजशास्त्र का एक नया क्षेत्र या उप क्षेत्र है समाजशास्त्र का, और 1970 के दशक के अंतिम भाग में इसका जन्म हुआ। होसाइल, शेफ, कैंपर आदि के योगदान से इसका जन्म हुआ। इन लोगों ने यह स्थापित किया कि क्रमशः कैसे जेंडर, लिंग, संस्कृति और भावनाओं में एक संबंध है। अनुष्ठान या संस्कार और धनात्मक ऋणात्मक भावनाओं में भी एक संबंध है। जब हम एकत्रित होते हैं और अपने समय की मर्यादाओं, नैतिकताओं और रूल्स के हिसाब से कुछ संस्कार, कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो उससे भी हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की भावनाएं जन्म लेती है। और भावनाओं का संबंध इससे भी है कि हमारी स्थिति क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, सत्ता, पावर और कैथार्सिस, भाव विरेचन, इनके बीच भी एक संबंध। अब ये सारे संबंधों की बात करने वाला विज्ञान और क्या हो सकता है सिवाय समाजशास्त्र के विज्ञान। इसके बाद तो भावनाओं के अध्ययन की दिशा में अनेकों अनुभविक, ऑब्जर्वेशनल और प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रारंभ हो गए। पुस्तकों की जैसे बाढ़ आ गई। आज अगर आप खोजने निकले, गूगल सर्च, जेस्टोर, आप देखें विभिन्न सर्च इंजन पे, तो आपको सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस के क्षेत्र में बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, जिसमें रिसर्च पेपर्स भी हैं, कमेंट्रीज भी हैं, रिव्यूज भी हैं और बुक्स हैं जिनके रिव्यूज। पिछले कुछ वर्षों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स ने तो विशेषांक भी प्रकाशित कर दिए। इनमें से कुछ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल पॉलिसी, यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल थ्योरी, जर्नल ऑफ सोशल इश्यूज, थ्योरी एंड सोसाइटी एंड इमोशन रिव्यू। तो इन सबको जो हम देखते हैं, तो जो बात सामने आती है वो ये कि भावनाएं मानव जीवन को व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक सभी स्तरों पर प्रभावित करती है। भावनाएं हमारे को व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित करती है। हम संवेदनशील प्राणी, हम हमारी भावनाएं हमको सुखी दुखी करती हैं, हमको कुंठा में ले जाती, चिंता में ले जाती, आनंद में ले जाती, आराम में ले जाती। और सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक उथल पुथल, सामुदायिक उत्तेजना, सामुदायिक आंदोलन, सामुदायिक संघर्ष, दंगे, इन सब के पीछे सामुदायिक भावनाएं हैं और सामाजिक भावनाएं भी हैं। जो तो भावनाएं हमें हर स्तर पर प्रभावित करती है और संस्कृति और भावनाओं के अध्ययन की आवश्यकता है। भावनाओं का व्यवहार पर प्रभाव भी पड़ता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समान अधिकार है? ये प्रश्न आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखा जाए, जब समाजशास्त्रियों ने देखा तो उन्होंने पाया कि भावनाओं को ऐसे का भावनाओं को स्वाभाविक तौर पे जैसे का तैसा रखने का अधिकार हर एक को नहीं है। ये सिर्फ सत्ता संपन्न व्यक्तियों को ही है। बाकी व्यक्तियों को अपनी भावनाएं कुछ नियमों के अंतर्गत ही अभिव्यक्त करने का अधिकार है। तो हम इस समाजशास्त्र में जिसकी बात करेंगे उसमें संवेदनशीलता भी है जो व्यक्तिगत है, और भावनाएं भी हैं जो सामाजिक और सामुदायिक। इसके भावनाओं के समाजशास्त्र के पीछे की बैकग्राउंड क्या है और किस प्रकार की थ्योरीज या किस प्रकार के सिद्धांत हैं जिन्होंने इस नए फील्ड को, इस नए क्षेत्र या उप क्षेत्र को जन्म दिया। मनोविज्ञान तो है, भावनाएं मनोविज्ञान का पारंपरिक अध्ययन का विषय है। तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस है। पारंपरिक संकल्पना आधारित निगमनात्मक पद्धति या ट्रेडिशनल
हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड्स, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथोडोलॉजी, वो है। क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज है, होशील्ड का वर्क है, शॉर्ट का वर्क है, थीट्स का वर्क है, क्लार्क का वर्क है। गॉफमैन का कंसेप्ट है फ्रंट स्टेज बैक स्टेज का, मंच के सामने वाले भाग का तथ्य है। और दैनंदिन जीवन की अन्योन्य क्रिया में उसने कहा स्क्रिप्ट्स है, रोल्स हैं, सीन्स हैं, संक्षेप में कथानक है, भूमिकाएं हैं, दृश्य है, कार्य है, और ऑडियंस है, श्रोता है, दर्शक है। ये सब चीजें हैं जो हम किस प्रकार से आचरण करते हैं उनको प्रभावित करते हैं। ये फ्रंट स्टेज पे। पार्श्व में या बैक स्टेज में जब हम अपने आप में होते हैं तो वो दूसरे प्रकार की भावनाएं होती हैं। इस क्षेत्र में एक बड़ा योगदान सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का भी है, माइक्रो सोशियोलॉजी में सांकेतिक अंतःक्रियावाद, और स्ट्रक्चरलिज्म का भी है, सामुदायिक प्रक्रियाएं और संरचनात्मक व्याख्याएं। संस्कृति और भावनाओं का जब हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो हम किसी न किसी रूप से स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म को जोड़ रहे होते हैं। और भावनाओं को मनुष्य की सामाजिक स्थिति, उसके सोशल स्टेटस, उसकी पावर और जस्टिस जैसे प्रत्ययों से जोड़कर देखते हैं। आइडेंटिटी एक बड़ा फैक्टर, पहचान, अस्मिता, हमारा सुख दुख, अच्छा बुरा लगने का भाव हमारी अपनी पहचान की प्रत्याशिता की अनुरूपता पर निर्भर करता है। मैं जो सोचता हूं कि मैं ये हूं, मेरी पहचान ये है, अगर मुझे लगता है कि मेरा आचरण मेरे पहचान के अनुरूप है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सुखी होता हूं। और जब मुझे लगता है कि मेरा आचरण या जो मुझे प्रतिक्रियाएं मिलती हैं दूसरों से अपने आचरण के बारे में, तो वो ऐसी मिलती हैं कि वो मेरी अपनी अस्मिता के विरुद्ध है, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो भावनाओं का संबंध आइडेंटिटी से भी। एक महत्वपूर्ण अध्ययन में कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हॉशील ने भावनाओं के वाणिज्यकरण के एक अध्ययन में ये देखा कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान परिचारक दल के सदस्य अपनी भावनाओं का प्रबंधन कैसे करते हैं। आप हवाई जहाज में कई बार चले होंगे और आपकी परिचारिकाओं से कुछ अपेक्षा तो रहती है कि वो आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दें, मुस्कुरा कर दें, आपको पानी की, खाने की, चाय की आवश्यकता हो तो वो आपको उपलब्ध करा दे, कोई सूचना देनी हो तो वो आपको दे दे। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि उनकी अपनी भी कुछ भावनाएं हैं, और वो 200, 250, 300 यात्रियों, तरह तरह के यात्री, हर प्रकार के यात्री होते हैं, और सभी प्रकार के यात्रियों के साथ वो मुस्कुराते हुए 2 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हो दिल्ली से तो पता लगा कि 18 घंटे वो लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। कैसे वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो। तो होसाइड ने एक नई संकल्पना को जन्म दिया। परिचारक दल के सदस्यों के अध्ययन के आधार पर होसाइड ने ये एक कंसेप्ट बनाया, इमोशनल आइडियोलॉजी। और इसके इस कंसेप्ट के हिसाब से जो महसूस करने और भावनाओं की अभिव्यक्ति के कुछ नियम है समाज में। हम अपनी भावनाओं को जैसे का तैसा व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ नहीं। वो उनकी स्वतंत्रता निर्भर करती है उनकी स्थिति पर। तो उसको उसने कहा इमोशनल आइडियोलॉजी।
जैसे अन्य विचारधाराएं होती है, राजनीतिक विचारधाराएं होती है, आर्थिक विचारधाराएं होती है, सामाजिक विचारधाराएं होती है, धार्मिक विचारधाराएं होती है। उसी प्रकार से होसाइल ने कहा कि भावनाओं के संबंध में भी विचारधाराएं होती, और उसने भावनाओं को दो हिस्सों में बांटा, बाह्य प्रदर्शन या सरफेस एक्टिंग, और आंतरिक प्रदर्शन, आंतरिक प्रबंधन, डीप एक्टिंग। बाह्य प्रदर्शन वो है जो कि परिचारिका यात्रियों के सामने प्रदर्शित कर रही। आंतरिक प्रबंधन वो है जो कि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण क्यों, क्योंकि भावनाओं को व्यक्त करने की आइडियोलॉजीज है, नियम, मर्यादाएं, और हमें उन नियमों का पालन करते हुए ही अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करना होता है। तो उसके लिए कई बार गहरी सांस लेना, ये सब करते हैं। तो इसको उसने कहा डीप एक्टिंग। भावनात्मक विचारधारा पद और स्थिति के अनुसार है। परिचारकों को भावनात्मक श्रम के लिए वेतन मिलता है। तो ये यहां से एक नया कंसेप्ट निकला, भावनात्मक श्रम। भावनात्मक श्रम का मतलब हुआ कि एक तो स्वाभाविक भावना हमारे भीतर पैदा हुई है किसी परिस्थिति विशेष में या एक संदर्भ विशेष, लेकिन हमें उसे व्यक्त किसी अन्य रूप में करना है जो कि उस संदर्भ या उस समाज की भावनात्मक विचारधारा, इमोशनल आइडियोलॉजी के अनुकूल हो। तो इसके लिए हमें जो श्रम करना पड़ता है वो भावनात्मक श्रम, और इसका लाभ इन परिचारिकाओं के केस में या और तमाम केसेस में, जैसे आप होटल में जाते हैं, पहला एनकाउंटर, आप काउंटर पे जाते हैं, कोई आपका स्वागत दल का सदस्य आपका स्वागत करता है, एंट्रीज करता है, आपसे आधार कार्ड मांगता है, तो वो अपनी भावनाओं पर इमोशनल आइडियोलॉजी के अनुसार नियंत्रण कर रहा होता है, कर रही होती, जिसका लाभ उसके मालिक को मिलता है। होटल का जो मालिक है उसको लाभ मिलता है, और ये भावनात्मक कार्य आप आप जो होटल के कर्मचारी हैं, जो आपके स्वागत में लगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो आपको कक्ष तक ले जा रहे हैं, जो आपकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, जो आपसे पेमेंट ले रहे हैं, ये सारे कर्मचारी को करना पड़ता है। और वो उनके मन में कुछ भी हो रहा हो और उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी हो रहा हो, उनको अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त नहीं करना, बल्कि संदर्भ के जो इमोशनल आइडियोलॉजीज हैं, विचारधाराएं हैं, उनके अनुरूप आपके साथ प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करना है। तो होस्टाइल ने कहा कि एक परिचारिका के अनुसार, ये उसका एक नैरेटिव पेश कर रही है कि कभी कभी उन्हें भावाभिव्यक्ति की विचारधारा के अनुरूप, फिर मैं कहूंगा इस पर ध्यान दीजिए कि भावों की अभिव्यक्ति की विचारधाराएं हैं। कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि भावों की अभिव्यक्ति की विचारधाराएं भी होती। भावाभिव्यक्ति की विचारधारा के अनुरूप प्रेम और सहजता का व्यवहार दिखाना होता है। इसको कह सकते हैं सरफेस एक्टिंग। क्या दिखाया जा रहा है? गॉफमैन ने जिसको कहा फ्रंट स्टेज, मंच पर, सम्मुख मंच। यात्री को लगता है कि मैं उसकी मित्र हूं और इसीलिए मित्रवत व्यवहार कर रही। वो गहरी सांस लेती है और गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ती है। ये डीप एक्टिंग है। जो कुछ वो अपने लिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण लाने के लिए कर रही है, वो डीप एक्टिंग है। वो सोचती है कि यदि वह बहुत अधिक पी रहा है, यदि कोई यात्री बहुत अधिक पी रहा है, तो वो डांटेगी नहीं, क्योंकि डांटना जो है वो
इमोशनल आइडियोलॉजी के साथ असंगत है, मेल नहीं खाता, वो अलाउड नहीं है। परिचारिका को किसी के अधिक पीने पर क्रोध दिखाना अलाउड नहीं है। तो वो सोचती है कि यदि वह बहुत अधिक पी रहा है तो शायद उड़ान से डरा हुआ है। बहुत से लोगों को उड़ने का फोबिया होता है और इसीलिए अधिक पी रहा है। उसको वो यात्री बच्चे जैसा लगने लगता है और फिर वह ऐसा ही मानने लगती। ये डीप एक्टिंग, उसने अपने अंदर ऐसा उसने अपना ऐसा मन बना लिया है कि ये बच्चा है, डर रहा है, उड़ने से डर रहा है और इसलिए ये पी रहा है। और जब वो यात्री उस पर चिल्ला रहा होता है, कभी किसी बात पर, यह कि उसको और अधिक लिकर की जरूरत है और उसके लिए और अगर परिचारिका उसको और अधिक लिकर नहीं दे रही तो वो चिल्लाने लगा, तो परिचारिका को लगता है कि वो बच्चा है जो चिल्ला रहा है और इस प्रकार से उसके चिल्लाने से परिचारिका पागल नहीं हो जाती। ये है भावनात्मक समाजशास्त्र की बात। भावनाओं पर नियंत्रण करना, ऐसा देखा गया कि हम सब भावनाओं की एक आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी के अनुसार हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कैंडेस क्लार्क, शिकागो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, 1987 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में एक लेख लिखा, सिंपैथी बायोग्राफी एंड सिंपैथी मार्जिन। वो कहती है कि सहानुभूति या तदानुभूति से, इस पे उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया सहानुभूति का, और उन्होंने कहा कि सहानुभूति या तदानुभूति से प्राप्तकर्ता को लाभ होता है। जिसको सहानुभूति मिलती है उसे लाभ होता है, लेकिन उस पर वो दायित्व भी आ जाता है कि वो उसका बदला चुका है। तो जैसे आर्थिक लेन देन है, ऐसी भावनाओं का भी लेन देन है। इसीलिए ये समाजशास्त्र का विषय है। कुछ और नियम भी है कि सहानुभूति अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति के लिए दिखाई जाती है। आपने बहुत कम देखा होगा कि अगर किसी कंपनी का सीईओ, कोई बहुत ही प्रतिष्ठित धनिक व्यक्ति, राजनीतिक प्रभाव रखने वाला, उसके साथ कोई कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो दुखी है, बहुत दुखी है, रो रहा है, तो उसकी कंपनी का एक सबसे छोटा कर्मचारी या कोई स्वास्थ्य कर्मी उसको जाके ढाढ़स बंधाए या उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करे। क्योंकि समाज की इमोशनल आइडियोलॉजी के अनुसार ऐसा नहीं अलाउड। सहानुभूति अधिकतर अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति के लिए दिखाई जाती है। तो एक प्रोफेसर किसी समय एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सहानुभूति दिखा सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिखा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी स्टूडेंट के लिए दिखा सकता है, लेकिन पीएचडी स्टूडेंट किसी सीनियर प्रोफेसर या डायरेक्टर या वाइस चांसलर के साथ सहानुभूति दिखाए, ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्लार्क ने समझाया। सहानुभूति एक प्रकार की राजनीति है जिसके 4 नियम। क्या क्या नियम है? पहला, अनावश्यक रूप से सहानुभूति प्राप्त ना करें, क्योंकि आपके ऊपर वो कर्ज आ जाता है, क्योंकि आपको बदला चुकाना होता है, आपके ऊपर एक दायित्व आ जाता है कि भविष्य में आपको लौटाना है। तो अनावश्यक रूप से सहानुभूति प्राप्त ना करें, न अधिक सहानुभूति की अपेक्षा करें, और सामान्यतः इसे नहीं मांगे तो अच्छा। सहानुभूति लेखांकन को खुला रखें। सहानुभूति भी क्लार्क के अनुसार एक सिंपैथी का भी एक अकाउंट है, सिंपैथी अकाउंटिंग। सिंपैथी अकाउंटिंग या सहानुभूति लेखांकन को खुला रखें, मतलब सहानुभूति ले भी और दे भी। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें पैसा जमा करते हैं, कभी उससे पैसा निकालते हैं, तो ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे समाज में एक सहानुभूति लेखांकन होता है। कभी हम सहानुभूति देते हैं, कभी सहानुभूति प्राप्त करते हैं, और इसको खुला रख, ये जरूरी, ये जैसा उसने पहले कहा कि अनावश्यक रूप से सहानुभूति प्राप्त ना करें, लेकिन सहानुभूति लेखांकन को खुला रखें।
सहानुभूति का लेना देना चलते रहना चाहिए, नहीं तो आपकी सोशल कैपिटल प्रभावित होगी और आप अलगाव के शिकार हो जाएंगे। तो ये आवश्यक है, सहानुभूति को कृतज्ञता और सहानुभूति से ही वापस लौटाएं। ये भी एक नियम है कि अगर कोई आपको सहानुभूति दिखा रहा है तो वो एक तरह से अपने अकाउंट में पैसा डाल रहा है और वो आशा करता है कि जब उसको आवश्यकता होगी तो आप कृतज्ञता और सहानुभूति के साथ उसके अकाउंट में पैसा डालेंगे या उसकी सहानुभूति को वापस करेंगे। जेनिफर लॉइस, उसने एक पुस्तक लिखी 2003 में, द इमोशनल कल्चर ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर्स। ये वेस्टर्न वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं और इन्होंने 6 साल एक वॉलंटियर के रूप में एक सर्च और रेस्क्यू टीम में काम किया और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, सहभागी निरीक्षण, और इनडेप्थ इंटरव्यू या गहन साक्षात्कार के माध्यम से भाव संस्कृति का अध्ययन किया। वो पूछती है कि लोग दूसरों की भावनाओं का प्रबंधन कैसे करते हैं। अगर आप एक ऐसी टीम के सदस्य हैं, अरे कोविड फैला हुआ है या कहीं बाढ़ आ गई है या कहीं भूकंप आ गया है और आप रेस्क्यू वर्कर्स, तो आप लोगों की दूसरों की भावनाओं, इमोशनल आइडियोलॉजी में तो अपनी भावनाओं को किस रूप से व्यक्त करना, उसके नियमों की बात की जाती है। जेनिफर यहाँ ये बात कर रही है कि हम जब दूसरों की भावनाओं का प्रबंधन करने के लिए तत्पर होते हैं तो हम किस प्रकार की रणनीतियां अपनाते हैं। तो उसने 2 रणनीतियों की बात की, टाइट और लूज, ठोस और ढीला, ठोस प्रबंधन, ढीला प्रबंधन। टाइट और स्ट्रिक्ट कंट्रोल यूजुअली असाइंड टू मेल्स, ज्यादातर पुरुष लोग ठोस प्रबंधन का सहारा लेते हैं और महिलाएं लूज प्रबंधन का। महिलाएं एम्पैथाइज करती हैं, सिंपैथी एक्सप्रेस करती हैं और एक्टिव लिसनिंग महिलाओं में अधिक पाया जाता है, ऐसा लोइस ने कहा। और इससे प्राय एक किस्म से डीप बॉन्ड जो वॉलंटियर है, रेस्क्यू सर्च टीम का जो वॉलंटियर उसमें और जो रिसिपिएंट है सहायता का, उसमें एक डीप और लंबे समय तक चलने वाला बॉन्ड भी बन जाता है। पुरुषों के साथ अक्सर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो सीधे और वो डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट कंट्रोल, वो सीधे सीधे लोगों से बात करने लगते हैं कि वो शांत रहें और उनकी सहायता होने वाली है, चिंता ना करें, सीधे वो बात कर वो हृदय की वो क्षमता जो कि सहानुभूति, तदानुभूति की क्षमता और दूसरे के दुख दर्द को सुनने और समझने की क्षमता जो महिलाओं में पाई जाती है वो पुरुषों में नहीं पाई जाती। एक बहुत अच्छा अध्ययन रोक्साना हैरलो का, ये मैरीलैंड की प्रोफेसर, और उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया भावनात्मक श्रम का। और उन्होंने अध्ययन किया कि उन्होंने 2 प्रकार के प्रोफेसर्स लिए, श्वेत और अश्वेत, व्हाइट और ब्लैक। और उसने देखा कि सर्वेक्षण में उसने देखा कि 7% श्वेत प्रोफेसर्स और 76% अश्वेत प्रोफेसर ऐसा महसूस करते हैं कि जो स्नातक पूर्व के विद्यार्थी हैं, यूजी स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो उनको पढ़ाई के लिए योग्य नहीं मानते। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश विद्यार्थी, दूसरी तरह से हम कहें तो अधिकांश विद्यार्थी श्वेत प्रोफेसर्स की योग्यता पर शक नहीं करते, लेकिन अधिकांश अश्वेत प्रोफेसर्स की योग्यता पर
शक करते हैं। और ये बात प्रोफेसर अश्वेत प्रोफेसर को पता होती है और अश्वेत प्रोफेसर इसको लेके चिंतित रहते हैं। तो अश्वेत प्रोफेसर को अपनी ये भावना कि उनके विद्यार्थी उनको पढ़ाने के लिए योग्य नहीं समझ रहे, उतना योग्य नहीं समझ रहे जितना श्वेत प्रोफेसरों को, उन पे एक अतिरिक्त भावनात्मक बोझ डाल देती है और उनको अपनी भावनाओं के प्रबंधन की आवश्यकता श्वेत प्रोफेसरों की आवश्यकता से अधिक होती है। तो रुखसाना हैरलू ने प्रबंध के सिद्धांत को, भावनाओं के प्रबंध के सिद्धांत को आइडेंटिटी या अस्मिता और इमोशनल लेबर के कंसेप्ट के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। ये एक बड़ी चीज है। तो यहाँ इन सारे अध्ययनों में जो निकल के आ रहे हैं कंसेप्ट वो इस तरह के हैं। मैंने सोचा कि संक्षेप में एक सीमा से अधिक लंबा तो वीडियो किया नहीं जा सकता, तो मोटे तौर पे सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस ने हमें क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं जिनको हम अपने शोध कार्य में प्रयोग में ला सकते हैं। वो है भावनात्मक श्रम। होस्चाइल्ड का जो भावनात्मक श्रम का कंसेप्ट है वो जो अश्वेत प्रोफेसरों को अधिक भावनात्मक श्रम करना पड़ता है श्वेत प्रोफेसरों की अपेक्षा। अब वो ज्यादा तैयारी करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारते हैं, विद्यार्थियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं ताकि वो श्वेत प्रोफेसर्स के बराबर समझे जा सके। सहानुभूति लेखांकन का कंसेप्ट, जिसको अभी मैंने आपको समझाया कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समुदाय में रहता है और समुदाय में वो अपना सहानुभूति का लेखा जोखा खोलता है, दूसरों के साथ सहानुभूति व्यक्त करता है आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता पड़ने पर अपने लिए सहानुभूति की प्रत्याशा भी करता है, अपेक्षा भी रखता है। तीसरी बात ये निकल के आई कि भाव व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक नियम होते हैं और भावनात्मक विचारधारा इमोशनल आइडियोलॉजीज होती है। जैसे और आइडियोलॉजीज होती है, ऐसी भावनाओं की भी आइडियोलॉजी, इमोशनल आइडियोलॉजी। सत्ता और सहानुभूति में एक संबंध देखा जा सकता है। अथॉरिटी या पावर जो आपके अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की, लीडरशिप पोजीशन, हायरार्की वो ये तय करती है कि कौन किससे सहानुभूति दिखा सकता है। एक और चीज समझ में आई कि भावनाएं व्यक्तिगत स्तर पे भी होती है और सामूहिक स्तर पे। व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करती है, सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करती है, नॉर्मेटिव रूल्स को भी प्रभावित करती है, कल्चर बनती है उससे। एक कंसेप्ट के अनुसार जो विड्रावल या विरक्ति या एलिनेशन या डिसएंगेजमेंट, ये एक प्रकार की भावनाएं हैं, और आक्रामकता या एग्रेशन दूसरे प्रकार की भावना है। इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नियामक है। कैसे? जब आपको लगता है कि आपकी असफलताओं के पीछे आपके अपने कारण हैं, तो ये एक प्रकार की विरक्ति को जन्म देता है। आप ग्लानि का शिकार हो सकते हैं, अलगाव का शिकार हो सकते हैं। आप सोचते मैं तो हूं ही ऐसा, आप उतने चैलेंजिंग टास्क नहीं लेते, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। और जब आपको लगता है कि आपकी असफलताओं के पीछे एक ऐसा मिलता जुलता एक कंसेप्ट साइकोलॉजी में होता है, लोकस ऑफ कंट्रोल, कि आप अपनी सफलता और सफलताओं के पीछे
अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं इंटरनल, या ईश्वर या समाज या चांस, किसी बाहरी चीज को मानते हैं, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जब आप अपने को उत्तरदायी मानते हैं अपनी असफलताओं के लिए, तो ये विरक्ति को, एलिनेशन, डिसएंगेजमेंट को जन्म देता है, ऐसी भावनाओं को जन्म देता है। और जब अपनी असफलताओं के पीछे आप समाज को जिम्मेदार, सामाजिक संरचना को जिम्मेदार मानते हैं, तब ये एग्रेशन को जन्म देता है। कई बार जब माइनॉरिटी कम्युनिटीज रॉयट्स के फॉर्म में अपने एग्रेशन को दिखाती हैं, तो उसके पीछे एक सोशियोलॉजिस्ट ऑफ इमोशन को ये दिखता है कि उनकी भावना, उनके परसेप्शन, उनके दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं के अनुसार समाज उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। ये उसका प्रदर्शन। एक और कंसेप्ट निकल के आया सोशियोलॉजी ऑफ इमोशन में, भाव विचलन, इमोशनल डिविएंस। पेगी थीट्स का कंसेप्ट है। इमोशनल डिविएंस का मतलब ये है कि जो एक संदर्भ विशेष में और एक विशेष भूमिका में हमसे जिस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति की आशा की जाती है, अगर हम उसके विपरीत आचरण, विपरीत प्रकार का भाव दिखाते हैं, तो वो इमोशनल डिविएंस हुआ, भाव विचलन। हम डिविएट कर रहे हैं, नॉर्म से डिविएट कर रहे हैं। भावनाओं के नॉर्म्स हैं। अगर इस पूरे वीडियो को सुन के, अगर मेरे पूरे लेक्चर को आज के सुन के, एक बात आपको याद रहेगी कि भावनाएं नॉर्म्स का विषय है, भावनाओं की विचारधाराएं हैं, भावनाओं के एक्सप्रेशन की मर्यादा, नीति नियम है, रीति रिवाज है, अनुष्ठान है, अस्मिता है, सत्ता है, स्थिति है। तो आप सोशियोलॉजी ऑफ इमोशन को समझ गए। तो भाव विचलन का कंसेप्ट, अब आप भाव विचलन के कंसेप्ट पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारी किताबें लिख सकते हैं और बहुत सारे संदर्भों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। भाव विचलन के क्या क्या कारण हैं? कई बार आप एक से अधिक भूमिकाएं, जब आप मल्टीपल रोल्स में होते हो, और ऐसे मल्टीपल रोल्स में हो जिनमें आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है या इनकंसिस्टेंसी है, या आप एक साथ दो या अधिक विरोधी संस्कृतियों के सदस्य हो। हमारे एम श्रीनिवास साहब ने कहा था, कल्चरल स्किज़ोफ्रेनिया, घर में पारंपरिक, ऑफिस में मॉडर्न। कई बार हम दो से अधिक संस्कृतियों के बीच फंस जाते हैं, तब भाव विचलन का जन्म हो सकता है। वैयक्तिक या संरचनात्मक कारणों से भूमिका में हमारे परिवर्तन हो रहा हो, या तो अपने इंडिविजुअल कारणों से, एजिंग, एजुकेशन, चेंज इन इनकम, ट्रांसफर, माइग्रेशन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या संरचनात्मक कारण हो सकते हैं, सोशल स्ट्रक्चर में आने वाले चेंजेस, हायरार्की, नॉर्म्स, कल्चर में आने वाले चेंजेस हैं, उनके कारण। तो उसके कारण भाव विचलन का जन्म हो सकता है। और कई बार दृढ़ भावनात्मक प्रतिबंध, जब समाज में भावनाओं पर बहुत दृढ़ प्रतिबंध लगे हों, बहुत दृढ़ भावनात्मक विचारधाराएं हों, तब भी विचलन का जन्म हो सकता है। क्योंकि सामान्य रूप से, सामान्य सामाजिक रूप से, स्वाभाविक रूप से या न्यूरोसाइंटिफिक रूप से ये संभव नहीं होता कि हम आशाओं के अनुरूप आचरण कर सकें। सत्ता और स्थिति की भूमिका, यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा पाया है कि जब हम अगर हमको लगता है कि हम समाज का अधिक लाभ उठा रहे हैं, तो हमको गिल्ट होती है।
और जब आपको लगता है कि आप समाज को दे अधिक रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, समर्पित और मेहनती व्यक्ति हैं, तो उसमें कई बार एंगर का जन्म होता है। तो भावनाएं, हमारी सत्ता और स्थिति, ये हमारी भावनाओं को इस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। फिर डे टू डे लाइफ में जो संस्कार या अनुष्ठान है, संस्कार, एक व्यक्ति अपने पिता के मरने पर अच्छे से श्राद्ध निपटा लेता है तो प्रसन्नता होती है, और अगर किसी कारण से वो उतना अच्छा श्राद्ध नहीं कर पाया जो कि उससे, उसके आर्थिक स्थिति में होने वाले व्यक्ति से, उसकी जाति के व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, तो वो अवसाद का शिकार हो जाता है। देखिए, भावनाएं, बार बार एक ही बात, कि भावनाएं हमारे, हमारी स्थिति, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता, हमारे संदर्भ, हमारी संस्कृति से प्रभावित होती है। और जब हम विशेष प्रकार की भावनाओं को अपने अंदर प्रश्रय दे देते हैं, तो वो हमारे आचरण को प्रभावित करती है, और इसलिए ये समाजशास्त्र का विषय है। एक कुंठित व्यक्ति एक प्रकार से व्यवहार करता है, क्रोधित व्यक्ति दूसरे प्रकार से व्यवहार करता है। और एक और बात, कि एक पहचान के अनुरूप कर्म का भावनाओं से संबंध है। स्ट्राइकर, बर्के 1990s में उन्होंने ये बात कही कि हमारी आइडेंटिटीज की ऑर्डरिंग और रीऑर्डरिंग, आइडेंटिटीज बदलती भी रह सकती है, और डिफरेंट आइडेंटिटीज के प्रति समर्पण का भाव, किस आइडेंटिटी को हम प्रमुखता देते हैं, ये हमारे भावनाओं को जन्म देते। बर्के के अस्मिता नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार अस्मिता के 4 पहलू। पहचान का मानक, पहचान का मानक का मतलब ये है कि अगर हम एक विशेष भूमिका में हैं तो लोगों की हमसे क्या अपेक्षाएं होंगी, क्या प्रत्याशाएं होंगी। दूसरा, उस भूमिका में मैं कैसा दिखना चाहता हूं। तीसरा, दूसरों की प्रतिक्रियाएं जिनसे मैं समझ पाता हूं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में तो यही है ना, फूले और मीट के सिद्धांत के हिसाब से प्रतिक्रिया, मैं अपने को लोगों की मेरे प्रति प्रतिक्रियाओं के माध्यम से समझ पाता हूं। और जब मैं पहले मानक, पहचान के मानक से हमने शुरू किया, तो एक मानक है कि मैं ऐसा मुझे ऐसा दिखना चाहिए, और लोगों के प्रतिक्रिया के आधार पर एक वैसी ही या दूसरे प्रकार की पहचान बन सकती है। तो उनकी तुलना और उनमें भेद, अगर उनमें भेद नहीं होगा तो हमको प्रसन्नता होगी, आनंद मिलेगा। अगर उनमें भेद होगा तो हम कुंठा, अवसाद, अलगाव, चिंता, आदि का शिकार हो सकते। डेविड हिच के हिसाब से अफेक्ट कंट्रोल थ्योरी, अगर आप और गहराई में जाएंगे, मैं विस्तार से इसकी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी एक सिद्धांत है भावनाओं के समाजशास्त्र में, अफेक्ट कंट्रोल थ्योरी, जिसके अनुसार मनुष्य को जब सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो वो अपने मान में वृद्धि महसूस करता है, जो उसके जो समाज की दृष्टि में मेरा ऑनर, सेल्फ एस्टीम और प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और जब नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है तो अपने स्वयं के मान में गिरावट महसूस करता है, जिसके फलस्वरूप वो सुखी या दुखी होता है।
अंत में भविष्य के समाशा की कुछ संभव शोध समस्याएं जो आप जिनका अध्ययन कर सकते हैं। भारत में भावनाओं की प्रकृति क्या है और उनका वर्गीकरण, जैसे टर्नर ने किया। टर्नर ने तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का अध्ययन करके ये बताया कि कितने प्रकार की भावनाएं मनुष्य व्यक्त करते हैं। आप भारत में या अपने प्रांत में या अपने जनपद में इस प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं। उपलब्ध साहित्य के आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर, सहभागी अवलोकन के आधार पर आदि। भावनाओं के मानकों के अनुरूप असाधारण या अस्वीकृत परिस्थितियों में भावनाओं का प्रबंधन और व्यवस्थापन कैसे होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे पोस्टमार्टम के समय जो पोस्टमार्टम करने वाला जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर है या जो स्वास्थ्य कर्मी है, वो अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण रखता है। सतही तो एक भीड़ है और अंदर एक कक्ष में पोस्टमार्टम चल रहा है और लोग उससे संपर्क भी स्थापित करते हैं। पहले भी संपर्क होता है, पोस्टमार्टम के बाद में भी संपर्क होता है। क्या भावनाएं व्यक्त करता है और क्या उसके अंदर चल रहा होता है। विवाह, संतति, इंट्रास्पाउजल पति पत्नी के मध्य व्यवहार, भाव संयम, अफेक्ट कंट्रोल, भाव संयम माने अफेक्ट कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, और कंट्रोल के प्रकार, किस किस प्रकार के कंट्रोल के नियम हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में स्त्री और पुरुष प्रयोग करते हैं, इसका अध्ययन किया जा सकता है। महिलाओं और वंचित वर्ग के सदस्यों में भावनात्मक बोझ और भावनात्मक श्रम। अगर मैं एक कंसेप्ट के बारे में कहूं कि इस लेक्चर में एक कंसेप्ट जो सबसे उपयोगी निकल के आता है, अप्लाइड एस्पेक्ट को देखते हुए कि सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस का अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होगा, वो भावनात्मक बोझ। कि हमारे समाज में जिसे हम कहते हैं जिनको कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स, जब रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स लीडिंग पोजीशंस में होते हैं या देश की सर्वोत्तम संस्थाओं में उनका प्रवेश होता है, तो उनको कितना भावनात्मक बोझ भी सहना पड़ता है। वो भावनात्मक बोझ दूसरे सामान्य वर्ग के व्यक्तियों या सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं ढोना पड़ता। सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को सिर्फ अपने क्लासरूम में अच्छे से पढ़ना सुनना होता है, अच्छे से एग्जाम में अच्छे से लिखना होता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स पेपर्स को टाइम से और अच्छे से जमा करना होता है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, एक रिजर्व कैटेगरी का एसपी है, एक रिजर्व कैटेगरी का एसएसपी है, एक रिजर्व कैटेगरी का चीफ सेक्रेटरी है किसी प्रांत का, उसको ये भावनात्मक बोझ के साथ भी भावनात्मक बोझ भी उसको उठाना पड़ता है। तो वो केवल फिजिकल लेबर या आ, आ, खाली इकोनॉमिक लेबर ही नहीं कर रहा, वो भावनात्मक लेबर भी कर रहा है और भावनात्मक बोझ इसको उठाना पड़ रहा है। इसका हम अध्ययन कर सकते हैं अपने समाज। डोमेस्टिक वायलेंस की तो बहुत स्टडी हुई है, लेकिन महिलाओं में जो ये भावनात्मक बोझ है, इसके अध्ययन करने की और आवश्यकता है और इससे हम डोमेस्टिक वायलेंस को और गहराई से समझ सकते हैं। आपदाओं, महामारियों, सांप्रदायिक दंगों, सामाजिक हिंसा के पश्चात सामुदायिक भावनाओं के क्रमिक विकास का अध्ययन, ये भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन हो सकता है कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो शुरू के दिनों में किस प्रकार की भावनाएं होती हैं समुदाय के सदस्यों में, उसके बाद कैसी भावनाएं होती, उसके बाद कैसी भावनाएं होती हैं, और अंत में किस प्रकार की भावनाएं बची रह जाती हैं जो हमारे भविष्य
के भावों और भविष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। इस पे कुछ शोध कार्य हुए हैं पश्चिम में कि आपदाओं, महामारियों आदि के साथ किस तरह से भावनाओं का उद्विकास, भावनाओं का विकास, उद्विकास होता है, इवोल्यूशन, चेंजेज इन स्टेजेस, पहली स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अगर हम इनको ठीक से समझ सकें तो भावनाओं और आचरण पर, समाज की भावनाओं और समाज के आचरण पर नियंत्रण करने में एक सहायता मिल सकती है। निर्णयकर्ताओं जैसे निर्णायकों द्वारा, या जजेज हैं, अपनी एक जज को लगता है कि ये मनुष्य दोषी है और इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई आतंकवादी घटना हो, चाहे कोई और मर्डर का केस हो, या कोई और अधिक गंभीर केस हो, लेकिन एविडेंस के अभाव में उसको छोड़ना पड़ता है। या कई बार किसी आदमी को समाज ने इतना फंसा दिया है और इस प्रकार के एविडेंसेस उसके खिलाफ इकट्ठे कर लिए गए जो वास्तव में काफी कुछ आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल, कृत्रिम एविडेंसेस, लेकिन वो व्यक्ति फंस गया, और चूंकि वो फंस गया तो अब जज को उसको दंड देना पड़ेगा। जज दंड नहीं दे, जज को लगता है कि ये अबोध है और इसका इस प्रकार के अपराध में हाथ नहीं, तो उस समय उसके, जिसको गॉफमैन ने कहा फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, या जिसको हम कह सकते हैं कि भावों की अभिव्यक्ति, सरफेस एक्टिंग और डीप एक्टिंग, ये कंसेप्ट यहाँ पर लगा के हम जजेस की सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और ये जजेस कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सिविल जजेस की बात हम नहीं कर रहे, ये कहीं भी जहाँ निर्णय लेना शामिल हो, उन सभी परिस्थितियों में ये बात लागू होगी। सामाजिक स्थिति, अपना अधिम, ये सामाजिक स्थिति, ये कि हम अपने को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं या हम अपने को कम आंकते हैं, अधिमूल्यन करते हैं या अवमूल्यन करते हैं, इसका संबंध हमारी सामाजिक स्थिति से क्या है। और घर के भीतर असमानता और इसका घर के सदस्यों, हम जानते हैं कि हमारा परिवार असमानता पर आधारित है। एंटाइटलमेंट्स की बात है, बहुत तरह की इनइक्वालिटी, भावों की भी इनइक्वालिटी, इमोशनल आइडियोलॉजीज भी अलग अलग, इमोशनल आइडियल, संस्कृति की इमोशनल आइडियोलॉजी के हिसाब से पुरुष को एक प्रकार से भाव व्यक्त करने का अधिकार है, स्त्री को दूसरे प्रकार के भाव व्यक्त करने का अधिकार। तो इस सारी बातों को अगर हम एक चित्र के माध्यम से कहें तो सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस, जो एक नया उपक्षेत्र है समाज शास्त्र में, और जिसको हम कह सकते हैं 21वीं सदी के समाज शास्त्र का एक प्रमुख क्षेत्र है, वो अनुभव, भावनाएं और मानव व्यवहार, इनमें एक संबंध स्थापित करता है। और वो देखता है कि इनके जो आपसी संबंध हैं वो बहुत सारे इंटरमीडिएट या प्रॉक्सिमेट या बीच के वेरिएबल्स, मीडिएटर्स, मॉडरेटर्स, उन पर निर्भर करते हैं। वो क्या है? सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, परिवेश, एनवायरनमेंट, सत्ता और स्थिति, स्टेट, सोशल स्टेटस एंड पावर, अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, अवसाद, व्यग्रता, प्रसन्नता, डिप्रेशन, एंजाइटी, हैप्पीनेस, अस्मिता, आइडेंटिटी। ये यहाँ
आप कहेंगे कि मैंने जब भावनाएं अलग कर दिया तो यहाँ अवसाद, व्यग्रता, प्रसन्नता ये क्यों लिखा? क्योंकि इनके पीछे, जैसे शुरू की एक स्लाइड में मैंने बताया था कि इसमें न्यूरो साइंटिफिक फैक्टर्स भी, अगर न्यूरो साइंटिफिक या क्लिनिकल फैक्टर्स ना होते तो जो आज इतना मेंटल डिसऑर्डर्स की थेरेपी जितना डेवलप हो गई है, इसके पीछे का पूरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, हार्मोनल प्रोसेसेस, ये समझने की कोशिश की जा रही है, ब्रेन प्रोसेसेस को समझने की कोशिश की जा रही है, तो वो नहीं होता तब, क्योंकि ये न्यूरो साइंस एक साइंस है, तभी तो ये संभव हो पाता है कि आपको जो जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, उनको एक छोटी सी गोली खाने के लिए दे दी गई और उनका वो अवसाद पर नियंत्रण पा जाते, तो इसके न्यूरो साइंटिफिक रीजंस भी है, उनको उनका भी समझ लो। तो बहुत सारे लोग जो मेंटल डिसऑर्डर से सफर करते हैं वो दवा लेना बीच में बंद कर देते और उनकी समस्याएं वापस आ जाती, और आइडेंटिटी और फिर मूल्यांकन अच्छे बुरे का, शक्ति संपन्नता का, विपन्नता का। ये कुछ रेफरेंसेज हैं। मैं आपको ये स्लाइड्स गूगल ड्राइव पे सेव करके स्लाइड्स आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कुछ रेफरेंसेज हैं, इनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, आज हमने संक्षेप में क्या सीखा, एक दो मिनट और आप कर लूं, हमने क्या सीखा कि ये 20वीं शताब्दी के अंतिम दिनों का और 21वीं शताब्दी का एक नया समाजशास्त्र है, जिसको हम मोटे मोटे तौर पर भावनाओं का समाजशास्त्र कह सकते हैं। ये भावनाओं का समाजशास्त्र है, अनुभूतियों का नहीं है, क्योंकि जब हम भावना शब्द का प्रयोग करते हैं तभी उसमें फिर संदर्भ, समाज, संस्कृति, भाव अभिव्यक्ति की विचारधाराएं और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ असेसमेंट, ओवर रेटिंग, अंडर रेटिंग, ओवर बेनिफिटिंग, अंडर बेनिफिटिंग, सहानुभूति का अकाउंट या लेखा जोखा या लेखांकन, या हमारा माइनॉरिटी स्टेटस या जेंडर, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती है। बहुत आवश्यकता है इस बात की है कि इस उभरते हुए फ्रेमवर्क, बहुत लिटरेचर है, कोई साहित्य की कमी नहीं है, और अलग अलग सर्च इंजन से आप इस साहित्य को ढूंढ सकते हैं। इस साहित्य से उपजे हुए जो कंसेप्ट्स हैं, जो नई संकल्पनाएं, अवधारणाएं, प्रत्यय हैं, सिद्धांत हैं, उनके अनुरूप आप नए विषयों का सृजन कर सकते हैं। जैसे एक विषय मैंने बताया कि जो अब सोशली मोबाइल लोग हैं, उनमें जो एलीट लोग हैं, उनमें आप इमोशनल लेबर का अध्ययन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही नया विषय होगा, इमोशनल लेबर अमंग सोशली अपवार्डली मोबाइल पीपल। या आज जब स्त्रियां कार्य क्षेत्र में बराबर की भागीदारी में आ रही है, तो स्त्री, क्योंकि उनसे अब तक अपेक्षा अलग थी, उनका मूल्यांकन अलग किस्म से होता था हमारे समाज में, हमारी संस्कृति, तो वो इमोशनल लेबर, फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर, वो तो है ही, फिजिकल मेंटल लेबर के अलावा जो इमोशनल लेबर उनको करना पड़ता है, और किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए, संस्था के लिए, संस्थान के लिए, संगठन के लिए, इसके अध्ययन की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि अगर इस डिस्कशन से
आपके भीतर कुछ प्रश्न, नए प्रश्न उपस्थित हुए हो तो आप मुझे उन प्रश्नों को पहुंचाएं और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।